नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 20वां है जीके एंड जीएससी क्लास का। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपका जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। और लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। अब देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और जो जयपुर है ये आपका ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री। ठीक है, और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। और ये सभ्यता जो है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये सभ्यता घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी इसके किनारे स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, अगला है, इनमें से किस शहर में चीनी का रोजा जो कि एक मकबरा और अंतिम संस्कार का स्मारक है स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहां पर? आगरा में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगरा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जयपुर है, जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर। और जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, गुलाबी नगरी। ठीक है, अगर आ जाए हैदराबाद और सिकंदराबाद आ जाए, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर, जुड़वा शहर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, नाइट्रोजन की खोज आधिकारिक तौर पर 1772 में स्कॉटिश वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी किसके द्वारा? डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, हमारे पास है एंटोनी लवाजरिए, इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। तो इसने दिए थे रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। और रासायनिक संयोजन के नियम आपके दो हैं, कौन कौन से? एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और एक आपका है इसमें स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आपके नील्स बोर हैं, नील्स बोर ने कक्षाओं को ऊर्जा स्तर नाम दिया है, ऊर्जा स्तर नाम दिया था। ठीक है, और इन ऊर्जा स्तर को नाम, यानी कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा था और ऊर्जा स्तर को इन्होंने नाम दिया था के, एल, एम और एन, और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, और इन्होंने कहा था नील्स बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जब ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने बताया था किसी भी कक्षा में या फिर कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने? 2n²। कितने आ सकते हैं?
2n स्क्वायर, जहां पर n बराबर क्या है, कोस की संख्या। n बराबर क्या है, कोस की संख्या, कोस की संख्या। ठीक है, देखिए हमारे पास परमाणु होता है तो बीच में तो क्या रहेगा, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये पाए जाते हैं क्या, कोस पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से कोस पाए जाएंगे। तो ये जो पहला कोस रहेगा ये वाला, इसको बोलेंगे के, या फिर इसको पहला कोस भी बोल सकते हैं। अगले वाले को एल, एम, और फिर आगे वाला और कोस रहेगा एन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, या फिर इसको 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर एन का मान क्या है, पहले कक्षा के लिए एक है, और दूसरे वाले को सॉरी कोस बोलते हैं, कोस के लिए 2 है, और तीसरे वाले के लिए 3 है। ऐसे है एन का मान। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और है यहां पर ग्रेगर जोन मेंडल, इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जोन मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, कई बार क्वेश्चन आया है उद्यान मटर पर। ठीक है, और इस उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। और इसने उद्यान मटर के कितने लक्षण लिए थे, टोटल 7 लक्षण लिए थे। तो इसने लिए थे टोटल 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा लेख अस्पृश्यता के उन्मूलन के मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है, अर्थात छुआछूत की व्याख्या करता है, वो आपका है अनुच्छेद 17। कौन सा है, अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन की भी हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद बोलता है कि धर्म, लिंग, जाति और जन्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें बताया गया है धर्म, लिंग, जाति और धर्म, या फिर जन्म स्थान के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या करता है, ये भेदभाव का निषेध करता है, भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे करते हैं ना, भारत में ज्यादा होता है ये धर्म के आधार पर, कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। तो इसमें ये कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति और धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करेंगे। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ठीक है, अब हम बात लेते हैं अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई है। तो इसमें बात की गई उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें बोला गया है कि सेना द्वारा दी गई उपाधि मान्य होगी, या फिर जो राष्ट्रपति किसी को क्या देता है, उपाधि देता है, वही मान्य होगी। कोई व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कोई उपाधि नहीं ले सकता है, वो मान्य नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें उपाधियों की बात की गई है। आगे हमारे पास है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। आपका अनुच्छेद 19 है, यही क्या बोलता है, इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और इसी अनुच्छेद में हम जो आंदोलन वगैरह करते हैं ना, जब सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आंदोलन करते हैं, तो इसी में वो आंदोलन की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग किसी बात को मनाने के लिए वो आंदोलन कर सकता है, वो कहीं पर भी किसी भी देश में रह सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो ये बात की गई है अनुच्छेद 19 में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेन बात ये ध्यान रखनी है, प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है, वो है अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कार्बन 14 डेटिंग। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, आपका जो कार्बन होता है, कार्बन होता है, इसके 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं इसके, 3 अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन सा, पहला तो हो जाएगा क्या, हीरा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और अगला हो जाएगा फुलरिन, फुलरिन। हीरा है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम, सबसे कठोरतम पदार्थ है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, वो है आपका हीरा। ग्रेफाइट है, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और फ्लोरीन है, सबसे पहले कार्बन 60 फ्लोरीन की पहचान की गई थी अर्थात खोज की थी। और किसने की थी फ्लोरीन की खोज, बकमिनिस्टर फुलर ने की थी। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है ये आपका पेंसिल बनाने में किया जाता है, पेंसिल बनाने में, पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना होता है और मुलायम होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, तो वो होता है कौन सा, ग्रेफाइट होता है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका स्थित है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है, यह बात ध्यान में रखनी है। अब बाकी के ऑप्शन की भी हम व्याख्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपका कौन सा है, महाराष्ट्र में है तारापुरा, तारापुर विद्युत परमाणु विद्युत स्टेशन है। ठीक है, चलो गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में है काकरापारा, तो यहां पर है काकरापारा, काकरापारा है कहां पर, गुजरात में है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है, यह आपका है तापी नदी पर, तापी नदी पर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में आपके दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो जाएगा कलपक्कम, एक तो है कलपक्कम, और एक है कुंडलकुलम, कुंडलकुलम, कुंडलकुलम है। आपका जो कुंडलकुलम है ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो आपका तारापुरा है, कहां पर, तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भारत का पहला वाणिज्यिक क्या है, परमाणु संयंत्र है, ध्यान में रखना भाई साहब ये वाली बात। ठीक है, तो हमने सबके बारे में बात कर ली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था, तो वो था आपका कितना, 1.7% था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में। पहली बात, अनुच्छेद जो 246 है, अनुच्छेद 246, इसमें वर्णन है क्या, कि जनगणना का दायित्व किसको दिया गया है, संघ सरकार को, किसको दिया गया है, संघ सरकार को दिया गया है। तो जनगणना का दायित्व जो है, जनगणना का दायित्व वो दिया गया है संघ सरकार को, इसमें यह बताया गया है संघ सरकार को। ठीक, अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है वो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो यहां पर जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो है आपका टोटल है 382 है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात की, तो भारत का लिंगानुपात है 943 है, कितना है 943, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यह बोलता है क्या, लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना है ये कौन से नंबर की जनगणना की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 15वीं जनगणना है, 15वीं जनगणना। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 2011 के अनुसार जो जनसंख्या थी वो विश्व की टोटल कितनी जनसंख्या थी भारत में, तो वो थी आपकी 17.5% थी, कहां पर, भारत में थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, नागार्जुन सागर बांध खालिस्तान पर एक चिनाई वाला बांध है, तो वो कौन सी नदी पर है, तो ये आपका कृष्णा जो नदी है इस पर स्थित है क्या, नागार्जुन सागर बांध। और ये कहां पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध, ये आपका तेलंगाना,
तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इनकी सीमा पर स्थित है। देखिए मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अमरावती। मैंने इसकी राजधानी ईटानगर बता दी थी। तो आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर। थोड़ा सा मैंने ये गलत बता दिया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, बिहू गीत भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो बिहू जो गीत है ये कहां का प्रसिद्ध है? असम का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और जो ये बिहू गीत है यहां पर कब प्रसिद्ध है? ये बिहू गीत, ये बिहू गीत भी 3 तरह का होता है। पहला तो हो जाएगा बोहांग गीत, बोहांग गीत जो बैसाख में गाया जाता है। और दूसरा हो जाएगा आपका माघ बिहू, माघ बिहू। और तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? काती बिहू, काती बिहू। ये बिहू के 3 प्रकार हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है असम में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, एक तो हो जाएगा मानस हो जाएगा, एक हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पंडित बैजनाथ प्रसाद जिन्हें पंडित लक्ष्मण महाराज के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं किसके लिए? कथक के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो कथक नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये केरल का प्रसिद्ध है, केरल का। और केरल का ही प्रसिद्ध है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का एक और प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना, कावड़ी जो नृत्य है, कावड़ी, ये भी तमिलनाडु का ही प्रसिद्ध है। मणिपुरी है, ये किस राज्य का है? मणिपुर का है, मणिपुर। और ओडिसी है, ये ओडिशा का है, ओडिशा, ये ओडिशा का है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आज की क्लास में हमने कर लिए हैं 10 क्वेश्चन। डेली 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं खुद पढ़ के आऊंगा और फिर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि किसी प्रकार की गलती भी होगी तो मैं बताऊंगा कि यहां पर गलती है, गलती नहीं करूंगा, ठीक है, गलत नहीं सिखाऊंगा आपको बिल्कुल भी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब, हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।